आइए बात करते हैं मेटा सैम की। इससे पहले एक बार सैम को दोबारा समझते हैं। फ्रेंड्स, सैम दो तरह से काम करता है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि आप रॉ डाटा लेकर आइए। तो अगर आपने कभी अमोस पे काम किया हो तो अमोस में सबसे पहला स्टेप होता है कि एसपीएसएस की जो डाटा फाइल है, रॉ डाटा, उसको अटैच करें। इसी तरह स्मार्ट पीएलएस के अंदर आप फर्स्ट स्टेप यही होता है, प्रोजेक्ट बना के पहले अपनी डाटा फाइल इंपोर्ट करें, जो एक्सेल की हो सकती है या एसपीएसएस की भी हो सकती है, सीएसवी भी हो सकती है। इसी तरह से एडेनको वगैरह में भी काम करते हैं, और सेमिनार, लवान, बहुत सारे पैकेजेस हैं। लेकिन एक और तरीका भी है काम करने का। वो तरीका है समरी डाटा पे काम करना। अब समरी डाटा क्या होता है? स्टैट्स के बेसिक्स होते हैं मीन, सिग्मा, आर, कोरिलेशन, एन। ये 3-4 बेसिक हैं। तो हमें एक्चुअली चाहिए ये चीजें जब हम रिग्रेशन के मॉडल वगैरह यूज करते हैं। हाँ, वो ठीक है, मेजरमेंट मॉडल के लिए रॉ डाटा चाहिए, पर स्ट्रक्चरल मॉडल के लिए यही चाहिए हमें। अब क्या होता है, स्मार्ट पीएलएस से लेके बाकी सारे सॉफ्टवेयर, अमोस भी, ये सब खुद कंप्यूट करते हैं। लेकिन यहां एक एक्सेप्शन है। अमोस बोलता है कि अगर आपके पास ऐसा डाटा हो, हर एक का हर एक से कोरिलेशन है, हर वेरिएबल का मीन, सिग्मा, एन आपके पास है, तो उसको समरी डाटा पे अमोस काम करता है। इसीलिए मेटासैम में हम अमोस को ही यूज करते हैं। लेकिन लवान जो है, आर का पैकेज है, लवान स्टैंड्स फॉर लेटेंट वेरिएबल एनालिसिस, ये अमोस का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है और एक्चुअली इससे पावरफुल है, ज्यादा ही चीजें हैं इसमें। तो जो काम हम अमोस में कर सकते हैं, लवान में भी तो कर सकते होंगे। या प्योर हम क्या मेटा एनालिसिस मेटासैम आर के अंदर नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। तो आइए एक बार ये देखते हैं कि करेंगे कैसे हम। तो हमारे पास एक पेपर है, अ मेटा एनालिसिस ऑफ टैम इन्वेस्टिगेटिंग सब्जेक्टिव नॉर्म। अब ऑथर्स का ये कहना है कि टैम तो ऑलरेडी है ही, तो टैम पे अगर सब्जेक्टिव नॉर्म को ऐड करें तो उसके बारे में ये पेपर है। तो एक बार इनका मॉडल देखते हैं। इन्होंने कहा कि ये है बेसिक मॉडल टैम का। परस्यूड ईज ऑफ यूज, अगर इजी लगेगा तो यूजफुलनेस है, दोनों से एटीट्यूड, उससे बिहेवियरल इंटेंशन, उससे एक्चुअल यूसेज होता है। तो 3 और 2 5 वेरिएबल हैं। अब इनका यह मानना है कि सब्जेक्टिव नॉर्म इसी नॉर्मोलॉजिकल नेटवर्क का है हिस्सा, तो सब्जेक्टिव नॉर्म को टैम का पार्ट होना चाहिए। तो यहां क्या कर रहे हैं हम एक कंसेप्चुअल मॉडल बना रहे हैं सेकेंडरी डाटा से। ध्यान दीजिए, कंसेप्चुअल मॉडल बनाने के 2 तरीके। अगर प्राइमरी डाटा एक्सपर्ट ओपिनियन करते हैं तो उसको बोलते हैं आईएसएम, इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चर मॉडलिंग, और अगर सेकेंडरी डाटा से बनाते हैं इसको बोलते हैं मेटासैम। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो जितने भी इसमें कंस्ट्रक्ट्स हैं, टोटल 6 हो गए ना, तो n इंटू n माइनस 1/2, 6 इंटू 5/2, 15 रिलेशनशिप बनेंगे। अब आप कहेंगे नहीं, मैं एरो गिनता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 ही एरो हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका सबसे एरो, सब्जेक्टिव नॉर्म का एटीट्यूड से, सब्जेक्टिव नॉर्म का इससे, इनका इससे, जितने पॉसिबल हैं पेयर्स, सबके आपको स्टडीज कलेक्ट करनी है। तो इस पेपर में इन्होंने कहा, ऑथर्स ने, हमने सब्जेक्टिव नॉर्म से पीयू की 24 स्टडीज मिली, सब्जेक्टिव नॉर्म से पीईयू की किस मिली, एटीट्यूड की सिर्फ 9 मिली, बिहेवियरल इंटेंशन की 22 मिली। मिनिमम 3 स्टडी एक रिलेशन के लिए आपको चाहिए। क्या देखेंगे उसमें? हर एक में से आप एन निकालेंगे और आर निकालेंगे। हर एक का कितना सैंपल साइज था और आर कितना आया, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, कैसा आया। अब वो आर ना गिवन हो, बीटा गिवन हो, आर स्क्वायर गिवन हो, टी वैल्यू, तो उसके पास कुछ हमारे पास कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे, ऐसी टेबल बनाने के बाद हम यूज करेंगे मेटा एनालिसिस यूजिंग आर स्टूडियो। क्या चाहिए? इनपुट फाइल, एक्सेल की फाइल होगी जिसमें प्रेफरेबली 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में स्टडी का नाम, दूसरे में एन और आर, आपकी ओवरऑल एक इफेक्ट साइज और समरी इफेक्ट आ जाएगा। उसको नोट कर लें। नोट कर, जैसे इन्होंने कहा ऑथर्स ने कि हमने ये देखा उसका R 0.37 आ गया, दूसरे का 0.25 एंड सो ऑन आ गया। सेकंड इन्होंने कहा ये एक फॉर्मूला है करेक्ट करने का, R डिवाइडेड बाई क्रॉनबेक अल्फा, ये क्रॉनबेक अल्फा है ऑफ फर्स्ट वेरिएबल एंड क्रॉनबेक अल्फा ऑफ सेकंड वेरिएबल। ये फॉर्मूले से इसको करेक्ट कर दीजिए। तो मैंने इसके स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। मेटा एनालिसिस को रन करें, ये एक वीडियो का लिंक भी गिवन है। बेटा पैकेज को यूज करके आर निकालें, कोरिलेशन की मैट्रिक्स निकाल लें। उसके बाद हर एक का आप ये करेक्ट करें क्रॉनबेक अल्फा यूज करके। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हर कंस्ट्रक्ट का
मीन होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए और क्रॉनबर्ग अल्फा ये होना चाहिए। आपका स्टडी वाइज ना हो, कंस्ट्रक्ट वाइज हो। देखिए, दो चीज पेयर की निकालते हैं, एन और आर। तीन चीज कंस्ट्रक्ट ही निकालते हैं, जैसे सब्जेक्टिव नॉर्म है ना। कितनी स्टडीज ने सब्जेक्टिव नॉर्म का मीन गिवन है, सिग्मा दिया था और क्रॉनबर्ग अल्फा गिवन था। अब यहां पे सब्जेक्टिव नॉर्म का ओवरऑल हम मीन निकालेंगे। ऐसा पॉसिबल है, कुछ 5 पॉइंट पे काम किया हो, कुछ ने 7 पॉइंट पे किया हो, तो पहले उसकी रीस्केलिंग कर देंगे और रीस्केलिंग करने के बाद फिर हम उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत सारी स्टडी हो तो कंबाइंड मीन कंबाइंड सिग्मा, ये एक्सप्लेन किया गया है इस वीडियो में, कंप्यूटेशन ऑफ दिस इन आर स्टूडियो। यहां से निकल जाएगा हमारा। उसको निकालने के बाद हमने कहा कि करेक्ट कर दिया, उसके बाद एक हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैंने इसी का जो ऑथर्स ने जो डाटा दिया है वो यहां पे नोट कर लिया कि एसएन से पीयू ये आर है इनका, ये आर करेक्टेड होके आ गया है, सिग्मा गिवन है, एलसीएल एक्सेट्रा, और ये एक इस तरह का फॉर्मेट बना लिया। इसको बोलते हैं कोरिलेशन का मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर मैंने यूज किया है, तो मैंने स्टेप्स में लिखा होगा यहां पे कहीं पे। पहले पे मेटा एनालिसिस रन किया एवरी रिलेशन के लिए, 15 है तो 15 बार मेटा एनालिसिस रन करना है, आर आ गया। उसके बाद क्रॉनबर्ग अल्फा यूज करके हर दो का, जैसे आर ए बी का है तो ए और बी का क्रॉनबर्ग अल्फा यूज होगा, जब आर ए सी का है तो यहां क्रॉनबर्ग अल्फा ए और सी का यूज होगा, राइट। उसके बाद आपने कंप्यूट कर दिया मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, एन तो आपके पास है ही। अब हम चलेंगे लवान के अंदर, ठीक है, और हमारा जो इनपुट होगा वो इस टाइप की टेबल रहेगी। ऊपर एन लिखा है, नीचे यहां पे मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और बीच में कोरिलेशन का मैट्रिक्स है। तो मैंने इसको एक एक्सेल फॉर्मेट में लिख के रख लिया अपने पास। अब जब हम काम करेंगे आर के अंदर, तो एक प्लीज नोट करें, ये मैट्रिक्स पूरा होगा, यही वैल्यू यहां आएगी, यही वैल्यू यहां आएगी। देखें, एसपीएस से समोस सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर पे काम करते थे, हमें पूरे पे काम करना है। हो जाएगा, ये सारा कॉपी करें, ऐसे कॉपी, और कॉपी करके अब यहां कर सकते हैं राइट क्लिक, ये है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे, रो का कॉलम में यहां पेस्ट कर देगा। और एक पर्टिकुलर मैं चीज कर लेता हूं, इस चीज को मुझे लेकर जाना है सबसे नीचे, ठीक है, और पहले वाली ये मेरी खाली होनी चाहिए। मतलब क्योंकि ना आर के अंदर जो कॉलम की हेडिंग है वो पड़ता है, तो ये वरना 1250 ये तो गड़बड़ हो जाता। आर में ऐसा कुछ नहीं है। एसपीएसएस में, अमोस में एक फॉर्मेट था कि एन सबसे ऊपर आएगा फिर ये, यहां ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है आर के अंदर, ठीक है। तो इस फाइल का नाम है कोर डाटा, तो मैं इसको सेव कर लेता हूं। और अब हम चलते हैं आर के अंदर। देखिए, सबसे पहले लवान पैकेज को रीड करें, और पहले मैं एनवायरनमेंट देख लूं मेरा क्लीन है, कुछ भी होना नहीं चाहिए यहाँ पे, सो इसको क्लीन कर देते हैं, कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, राइट। अब ठीक है, फिर मैंने कहा रीड एक्सेल। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट एच कर लूं, या सेशन के अंदर है सेट वर्किंग डायरेक्टरी, चूज डायरेक्टरी। मेरी सारी फाइल्स डाउनलोड्स में है, तो मैंने डाउनलोड्स को चूज कर लिया है। एक बार क्विकली दोबारा देख लें, हम एक पेपर पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है सब्जेक्टिव नॉर्म इन टाइम। मॉडल हमारा ये रहेगा, जितने भी पॉसिबल हैं पेयर्स सबका आर निकालना है। उसका आर निकालने के बाद हमने उसको एक ऐसे ऑथर्स ने दे दिया, एसएन का इसका कितनी स्टडी मिली, कितना आर, 15 हैं पेयर्स, 15 बार मेटा एनालिसिस लगेगी। मेटा एनालिसिस कैसे लगाएंगे, मेटा एनालिसिस यहां से लगाएंगे 11.1 में, वीडियो में समझाया है। हम सारी बात कर रहे हैं सिर्फ आर के अंदर। ओके, सेकंड स्टेप में हर एक का हमने क्रॉनबर्ग अल्फा लिया, उससे करेक्ट कर दिया, तो इसकी करेक्टेड वैल्यू यहां गिवन है आर सी के नाम से। एक तो आर होगा यहां पे सिग्निफिकेंस लोअर अपर, एक तो ये आर प्लस, ये तो होता है जो मेटा एनालिसिस से आएगा, और आर सी जो करेक्टेड वैल्यू है। इनको एक ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया, ये वाला फॉर्मेट बना लिया मैंने। कोई भी वेरिएबल लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, पर जो यहां है वही यहां आएगा। तो 1 का अपने से 1 और बाकियों से कोरिलेशन आप लिख दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकलेगी कंबाइंड मीन निकलेगा, और एन कैसे निकालेंगे, टोटल जितने भी आपके पेयर्स हैं उन पेयर में मिनिमम कितना है, उन पेयर्स में देखिए इन सब के अंदर कुमुलेटिव एन में मिनिमम कितना है, 1250 है, ठीक है। ये मेरी फाइल बन गई है यहां पे,
इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम चलते हैं इसके अंदर आर के अंदर। सो लेट्स गो टू आर। आर हमारा है यहां पे, ठीक है। नाउ रीड एक्सेल, और इसी में फोल्डर में डायरेक्टली है तो मैंने सीधा रीड एक्सेल कर दिया। मैं चेक कर लूं डाटा में, यही है, ठीक है। अब इसमें से मुझे सिर्फ आर का लेना है, आर का लेना है, या एक काम ये भी कर सकते हैं हम, इसको मैं क्लिक कर देता हूं। अब देखो इसमें से मुझे पहला लेना है, ठीक है, और 6 तक लेना है। 7, 8, 9 मेरे काम के नहीं है। 7, 8, 9 यानी 1 से लेके 6 तक तो मुझे रो चाहिए। तो मैं यहां लिखता हूं डाटा 1 से लेके 6 तक का, और फर्स्ट कॉलम नहीं चाहिए जिसमें सारी वैल्यू लिखी है। तो इसको मैं रन करके देख लूं, और बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही चाहिए था। और ये डाटा अभी है डाटा फ्रेम या टेबल, टेबल मतलब टेबल। मैं इसको बोल देता हूं आर करके मैट्रिक्स फॉर्म में बना दे। तो चीज वही है, सिर्फ फॉर्मेट अभी मैट्रिक्स में आ गया। चलिए ठीक है। एक और छोटी सी बात आप समझिए, कंट्रोल एल से कंसोल क्लियर होता है। आपने एक चीज नोट की, मैंने यहां पे कहा कि आर को पहले इसमें बनाओ ऐसे, और फिर आर दोबारा लिख के यहां पे रन किया, देखने के लिए कि आर में क्या वैल्यू आ गई। अगर इसको एक स्टेप में करना चाहें तो हम पूरा का पूरा इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसको बोलते हैं रैपर। इसका क्या मतलब होता है कि एक तो ये रन करो, इसका आउटपुट भी दिखा दो, और ये आर की वैल्यू इसको सेव भी कर दो एनवायरमेंट में। तो ये 2 in 1 है। अगर मैं रैपर को यूज करता हूं तो ये रन भी हो गया, सेव भी हो गया, और आउटपुट में भी आ गया, एक स्टेप बच जाता है। और सेकंड में मैंने आर कर लिया था। चलिए डाटा पे आइए। मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 8th लाइन के अंदर है, तो मैं इसको बोलता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे एस कर दे, और मैं रैपर भी यूज कर रहा हूं। देखो यही थी ना, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.06 था मेरा। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, मीन इतना है, ये टाइप वहां एक्सेल में गलती होगी। 0.163 ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन 4 है। ओके, तो 7th लाइन के अंदर है, तो मैं यहां बोलता हूं इसे 7, और ये सारा का सारा कॉपी करके जितनी भी वैल्यू है मैंने यहां पे एक सी के अंदर लिख दिया, क्योंकि ये फिर से टेबल है, टेबल नहीं चलेगा, तो मैंने एक एसएस बना दिया। मतलब आप सोच लीजिए आपने टाइप किया 0163 177, ये सारी वैल्यू जो थी यहां टाइप कर ली। अब हम बोलेंगे कोरिलेशन से कोवेरियंस में कन्वर्ट कर दो, और इसका नाम है COV। तो मैंने यहां स्टेप्स लिखे होंगे। कन्वर्ट कोरिलेशन मैट्रिक्स इनटू द मैट्रिक्स फॉर्मेट कर दिया मैंने, देन टू कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस में कैसे करेंगे, ये फंक्शन है। अब ये बन गया हमारा समरी डाटा। अगर आप COV देखना चाहें, ये हमारा बन गया, ठीक है। इसको यूज करेंगे हम, ठीक है। अब आते हैं टैम के ऊपर। तो अपने हम पेपर पे चलते हैं। पेपर को लवान बहुत ही ज्यादा इजी है, जितना आप सोचेंगे ना लवान उससे ज्यादा इजी है। लवान में कुल मिला के 3 बातें होती हैं। सो हम यहां लिख लेते हैं LVAAN सिंटैक्स। जब भी कभी मैं लिखूं टिल्ड, इसका मतलब है रिग्रेशन। टिल्ड का मतलब रिग्रेशन होता है। अगर मैं लिखूं 2 बार टिल्ड, इसका मतलब होता है कोरिलेशन, ठीक है। और जब मैं लिखूं इक्वल टू टिल्ड, इसका मतलब होता है आई एम डिफाइनिंग अ कंस्ट्रक्ट। जब कंस्ट्रक्ट डिफाइन करना हो तो यूज करना है। कंस्ट्रक्ट तो है नहीं यहां तो सिंपल, एक सिंपल वाला टिल्ड होगा रिग्रेशन के लिए। देखो PEU में अभी शुरू में मैं मॉडल 1 कर रहा हूं, तो मॉडल 1 में अब ये पढ़िए, मॉडल 1 है जो ओरिजिनल मॉडल है। PEU में एक एरो आ रहा है PEOU से, PU में, तो मैंने यहां पे लिखा PU डिपेंड्स ऑन, इसको पढ़ा जाता है PU डिपेंड्स ऑन PEOU, ठीक है। एटीट्यूड में 2 एरो है, एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन PU एंड PEOU। BI में 2 एरो हैं, BI डिपेंड्स ऑन PU एंड एटीट्यूड, PEU नहीं है इसमें, ठीक है। एटीट्यूड हो गया, PU और एटीट्यूड है, और एक्चुअल यूसेज पे सिर्फ बिहेवियर इंटेंशन का है। समझ आया आपको। PU डिपेंड्स ऑन, देखो ये है डिपेंडेंट, ये वैसा पढ़ा जाता है Y ऑन X। PU डिपेंड्स ऑन पढ़ा जाता है इसे डिपेंड्स ऑन। तो मैं ये भी लिख देता हूं, रीड दिस एज डिपेंड्स ऑन। जैसे अगर हम लिखते हैं Y टिल्ड X, इसको पढ़ा जाएगा Y डिपेंड्स ऑन X, ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। हो गया, ये रन कर दें। टैम मॉडल 1 हो गया। अब मैं बनाता हूं टैम मॉडल 2 में क्या कर रहे हैं, अब पूरा देखिए।
पीयू में 2 हैं, तो मैंने लिखा पीयू डिपेंड्स ऑन पीईयू और एसएन, ठीक है। एटीट्यूड में 2 एरो हैं, एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन पीयू एंड पीईओयू। बिहेवियर इंटेंशन में 3 है एरो, तो एक है पीयू से एक एरो है, ये नहीं है, एक पीयू से, एक एसएन से, एक एटीट्यूड से, और एक्चुअल पे एक है, ये भी रन कर दिया। अब मैं यहां लिखता हूं आउटपुट पहला मेरा दे मॉडल टैम 1 कोवेरियंस, तो वही है कोवेरियंस और सैंपल ऑब्जर्वेशन 1250। बस देखो ये मॉडल मैंने बनाया स्ट्रक्चर मॉडल, ये है मेरा जो ये कोवेरियंस निकाला था ना मैंने, ये सारा डाटा, और सैंपल है 1250। 1250 कहां से आया? जितनी भी स्टडी थी हर रिलेशन के लिए मिनिमम क्यूमुलेटिव सैंपल साइज 1250 था। रन किया और इसका आउटपुट आप चेक करना चाहें तो यहां चेक कर सकते हैं, ये आ गया इसका आउटपुट। अच्छा, एक अच्छी चीज है कि मैंने जो पहले एक वीडियो बनाया था, इस वीडियो में मैंने ये सारा काम किया हुआ है अमोस के अंदर, तो हम अब क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या ये ठीक आया है कि नहीं। इसका नाम था प्रैक्टिकल दिस वन, ठीक है। आइए प्रैक्टिकल सेशन करते हैं ये। ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं, हमारे रिलेशन कितना आ रहा है। ओके, इस में रिलेशन में ये रिलेशन है, इसका है। अच्छा, मैंने एसएन से किया हुआ है, इसमें एसएन हटा के भी एक होगा, शायद होना चाहिए एसएन का, एक एसएन के साथ है, एक एसएन के बिना होना चाहिए। ओके, शायद एसएन के होगा, चलिए एक बार चेक कर लें इस चीज को। ये है आउट 1 वाला, ये है आउट 2 का है, समरी आउट 2, ठीक है। आउट 2 तो मैच करनी चाहिए हमारी। पीयू से एसएन का रिलेशन है 475, तो इसमें अमोस में कितना आया था? पीयू से ये है 47, हाँ 475 ही है, और एसएन का है 0.30, तो एसएन का चेक करें 0.30। ओके, नेक्स्ट ये मैंने निकाला आउट समरी ऑफ, कुछ छोटा छोटा 1-2 टाइपिंग एरर मुझे यहां लग रहा है। आउट 1 है ये, और समरी मैं कर रहा हूं आउट 1 की, तो आउट 1 में चेक करें ये वैल्यूज आ रही है इतना, राइट। और इसी तरह से मैंने निकाला यहां पे फिट मेजर, मैंने अलग से निकाल दिए हैं फिट मेजर की। 2 चीज होती है, एक तो होता है अगर आप अमोस से परिचित हैं थोड़ा, तो एक तो होता था ये CFI, GFI, TLI वैल्यूज, और एक होती थी ये रिग्रेशन की वैल्यूज, हम इसकी बात कर रहे हैं। सो यहां से देखिए मैंने 2 मॉडल बनाए थे, 2 मॉडल बना के मैंने कहा सैम को रन करें यहाँ पे आउट में, और इसका आउटपुट देखा। इसी तरह से इसके एक मॉडल फिट जो है, फिट आएगा इसका F1, देखो ये सारे फिटनेस इंडिकेटर आ गए ना, CFI, GFI वगैरह। इसी तरह से मैंने यहाँ पे कहा कि आउट 2 में टाइम 2 का रन किया मैंने, और यहां दे दिया समरी ऑफ आउट 2। ये वैल्यू होनी चाहिए जो एग्जैक्टली सेम आएगी इसकी, ये एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए, आउट 2 की है ये। इसका फिट 2, दोनों फिटनेस इंडिकेटर्स को मैंने साथ लिखा, और ये आगे दोनों फिटनेस इंडिकेटर। और क्या दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? ये आ गया अनोवा से, अनोवा बता रहा है हाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। पी वैल्यू अनोवा 2 मॉडल्स के चेक करता है क्या कुछ इंप्रूवमेंट है या नहीं, तो यहां पर पी वैल्यू लेस देन 0.05 इंडिकेट्स मॉडल में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। और ये था हमारा दोनों को साथ साथ देखना, डाटा फ्रेम का 2 के वैल्यूज को देखना, और अनोवा से वैल्यू आती है। अगर आपको विजुअलाइजेशन इसका करना है तो मैंने एक छोटा सा ये भी लिखा है विजुअलाइजेशन का कोड, कि ये पहला वाला था, और अगर हम पाथ आउटपुट 2 का देखें तो ये आ रहा है, जो एक्चुअली ज्यादा बेहतर है। तो कंसेप्चुअल मॉडल बनाने के लिए मेटा सैम को यूज करते हैं। थोड़ा सा लंबा है ये, कई स्टेप्स है इसके अंदर। पहला मेटा एनालिसिस रन करेंगे, आर को करेक्ट करेंगे, कंबाइंड मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर 2 मॉडल को रन करेंगे लवान के अंदर। लवान समझने के लिए एक अलग से आर की प्लेलिस्ट है, उसमें सैम की, वहां पे मैंने समझाया भी रखा है लवान पे कैसे काम करते हैं। मैंने लिखा नीरज कौशिक लवान, तो ये CFA रिविजिटेड लवान, लवान के पैकेज, मीडिएशन इन लवान, ये सारा हमने यहाँ पे लवान में किया हुआ है। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो अब हम पूरा का पूरा जो सैम है, मेटा एनालिसिस और मेटा सैम, अब हम आर के अंदर कर सकते हैं, और रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम आते हैं जो SPSS या सबसे पहले मेटा एनालिसिस के लिए हम करते हैं मेटा एसेंशियल, फिर SPSS, और फिर वहां पे तीसरा करते हैं अमोस। तो आर के अंदर वो
सिंगल सब्स्टिट्यूट आ गया उन सबका. सो यू कैन जस्ट चेक दिस आउट. लेट्स स्टॉप हियर. थैंक यू.